आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की किताब का पहला अध्याय है, रिचर्ड विलियम्स की द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट। और पहले चैप्टर का नाम ही अपने आप में एक सवाल है, ये किताब क्यों? बिल्कुल, और यही सवाल पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए आज इसी में गहरा उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई आम हाउ टू गाइड नहीं है। ये एक ऐसे कलाकार की यात्रा है जो अपने करियर के कह सकते हैं शिखर पर पहुंचकर ये महसूस करता है कि उसे अभी कुछ आता ही नहीं। एग्जैक्टली। ये विनम्रता और महारत की एक असाधारण कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है बड़ी सीधी सादी है। लेखक को 10 साल की उम्र में एक किताब मिलती है, हाउ टू मेक एनिमेटेड कार्टून्स। हाँ, लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। असली मोड़ तो तब आया जब वो बड़े हुए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, द लिटिल आइलैंड। और ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी, है ना? मतलब एक फिलोसॉफिकल फिल्म बिना डायलॉग के। और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी थी और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उसे बाफ्टा मिला, कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता से आत्मविश्वास आता है। हाँ, आना तो चाहिए। पर यहाँ ठीक उल्टा हुआ। अवार्ड्स जीतने के लगभग 3 साल बाद विलियम्स को ये महसूस होने लगा कि उन्हें एनिमेशन की सबसे बुनियादी बात ही नहीं पता। मतलब चीजों को असल में एक विश्वसनीय तरीके से हिलाया कैसे जाता है। ये किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, पता है? सही। सफलता या तो आपको अंधा कर सकती है या फिर जैसे इनके साथ हुआ, वो आपकी आंखों पर से पर्दा हटा सकती है। और ये पर्दा हटा कैसे? उन्हें ये एहसास हुआ 2 क्लासिक एनिमेशंस देखकर। एक थी डिज्नी की बैम्बी और दूसरी वार्नर ब्रदर्स की ब्रूमस्टिक बनी। हाँ, और इन्हें देखकर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, उन्होंने ये किया कैसे? जरा सोचिए, एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जिसका लंदन में अपना स्टूडियो है, वो दूसरों का काम देखकर हैरान है कि ये जादू होता कैसे। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो सब सतही है, ऊपर ऊपर से है। और इसी एक सवाल ने उन्हें ज्ञान की एक बहुत लंबी खोज पर भेज दिया। और वो हॉलीवुड नहीं जाना चाहते थे, जिसे वो कार्टून मिल कहते हैं। अच्छा, क्यों? उन्हें डर था कि वहाँ काम तो मिलेगा, लेकिन शायद वो कलात्मक आजादी छिन जाएगी। और वो दोनों चीजें चाहते थे, आजादी भी और ज्ञान भी। तो उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई केन हैरिस से। केन हैरिस जो वार्नर ब्रदर्स के एक महान एनिमेटर थे। बग्स बनी, रोड रनर, इन सब पर काम किया था उन्होंने। विलियम्स उन्हें एक असली मास्टर एनिमेटर मानते थे। और केन हैरिस वाली बात तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। रिचर्ड विलियम्स उस वक्त 40 साल के हैं, उनका अपना सफल स्टूडियो है, इंडस्ट्री में 18 साल हो चुके हैं, 100 से ज्यादा अवार्ड्स जीत चुके हैं। अपनी सारी उपलब्धियां सब एक तरफ रखकर फिर से शून्य से शुरुआत करना। और ये सीखने की प्रक्रिया कोई 2-4 महीने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत धीमी और गहरी प्रक्रिया थी। लगभग 8 साल तक लगातार सीखने और मेहनत करने के बाद एक दिन केन ने उनसे कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे डिक, अब तुम चीजों को सही जगह पर रखना शुरू कर रहे हो। अरे वाह, ये एक लाइन तो उस कलाकार के लिए किसी ऑस्कर से कम नहीं होगी। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि सच्चा ज्ञान हासिल करने के लिए कितना धैर्य और कितना समर्पण चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान वो सिर्फ सीख ही रहे थे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे थे, जैसे द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड फिल्म। हाँ, टोनी रिचर्डसन की मशहूर फिल्म। उसके लिए उन्होंने एनिमेशन सीक्वेंस बनाए और उन्हें लगा कि काम बहुत शानदार हुआ है। लेकिन जब उन्होंने उसे पहली बार थिएटर में देखा तो उन्हें बेहद निराशा हुई। उनके अपने शब्द हैं, एनिमेशन ठीक से मूव नहीं कर रहा था। ये जो आत्म आलोचना है ना, यही एक महान कलाकार की निशानी है। सही। वो अपने काम से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने बीटल्स की फिल्म येलो सबमरीन का भी जिक्र किया है। हाँ, और उन्हें उसका आर्ट स्टाइल और डिजाइन तो बहुत पसंद आया, लेकिन उनका मानना था कि उसका एनिमेशन दर्शकों को बांध नहीं पाया। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों लगा उन्हें? वो कहते हैं कि फिल्म की जो स्टॉप स्टार्ट और जर्की झटकेदार क्वालिटी थी, वो दर्शकों को उस दुनिया में पूरी तरह डूबने नहीं देती। वो उस असलियत के भ्रम को तोड़ देती है। इसकी बात हम आगे करेंगे। हाँ, उनका तो यहाँ तक मानना है कि इस फिल्म की वजह से कई सालों तक नॉन डिज्नी फीचर फिल्मों का बाजार लगभग खत्म ही हो गया था। सच में? हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि लोग एनिमेशन में ज्यादा देर तक दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन लेखक के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक आहा मोमेंट तब आया जब उन्होंने डिज्नी की फिल्म द जंगल बुक देखी। वो फिल्म देखकर पूरी तरह हिल गए थे। और वो क्यों? उसमें ऐसा क्या था? क्योंकि उस फिल्म का एनिमेशन सिर्फ चलती फिरती तस्वीरें नहीं थी, वो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस?
जब बखीरा मोगली को पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है तो आपको मोगली का वजन महसूस होता है। जब कां वो सांप अपनी आंखों से सम्मोहित करता है तो दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किरदारों में जान थी, गति विश्वसनीय थी, और फिल्म ने दर्शकों को शुरू से अंत तक अपनी पकड़ में रखा। और एक माहिर एनिमेटर होने के नाते उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इस शानदार काम के पीछे कौन है। मास्टर एनिमेटर मिल्ट काल। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिल्ट को एक फैन लेटर लिखा, और मिल्ट में जो जवाब में लिखा वो शायद इस पूरी किताब का मतलब सार है। बिल्कुल, मिल्ट कान ने लिखा, हमारा एनिमेशन इसलिए अलग है क्योंकि ये विश्वसनीय है। विश्वसनीय? हाँ, चीजों का वजन होता है और किरदारों में मसल्स होते हैं, और हम असलियत का भ्रम पैदा कर रहे हैं। असलियत का भ्रम, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। यही सब कुछ है। एनिमेशन का मकसद असलियत की नकल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भ्रम पैदा करना है जिससे दर्शक उस बनाई हुई दुनिया पर यकीन कर सके। इस एक जवाब ने विलियम्स की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें समझ आया कि ये ज्ञान कुछ ही लोगों के पास है और इसे सीखना ही होगा। इसके बाद उन्होंने एनिमेशन के दूसरे दिग्गजों को भी खोजना शुरू कर दिया। वो बाकायदा सवालों की लिस्ट तैयार करके आर्ट बैबिट और ग्रिम नेटविक जैसे मास्टर्स के पास जाते थे। तो ये किताब असल में उन्हीं गुरुओं से मिले ज्ञान का एक खजाना है। एक तरह से वो इस ज्ञान को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे थे। वो सारे महान कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका दशकों का अनुभव इस किताब के जरिए आज भी जिंदा है। तो अब ये साफ है कि ये किताब सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। मुझे वो जैन गुरु वाली कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उनके 99 गुर सिखाने की जिद करता है। गुरु सालों तक उसे सिखाते हैं। जब शिष्य सारे 99 गुर सीख लेता है तो उसे घमंड आ जाता है और वो गुरु को ही चुनौती दे देता है। हाँ, और गुरु उसे एक ही झटके में उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं ये 100वां गुर था। और वो 100वां गुर है टैलेंट या प्रतिभा। सही पकड़े। तो ये किताब उन 99 गुरों को सिखाने का वादा करती है। एनिमेशन की सारी मैकेनिक्स, सारे नियम, सारे सिद्धांत, मतलब जो क्राफ्ट है। हाँ, क्राफ्ट। लेखक का मानना है कि अगर एक कलाकार इन मैकेनिक्स पर इतनी महारत हासिल कर ले कि ये उसकी आदत बन जाए तो उसे ड्राइंग करते समय सोचना नहीं पड़ेगा। और जब दिमाग तकनीक की उलझनों से आजाद हो जाता है तब वो पूरी तरह से किरदार की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे सकता है, और तभी उसकी असली प्रतिभा यानी वो 100वां गुर निखर कर सामने आता है। ये बात तो हर कला पर लागू होती है। एक गिटारिस्ट को भी पहले स्केल्स और कॉर्ड्स पर उंगलियां साधनी पड़ती हैं, तभी वो भावनाओं को संगीत में ढाल सकता है। बिल्कुल, जब तकनीक आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है तभी आप आजाद होते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है ना? अध्याय में एनिमेशन का एक छोटा सा इतिहास भी दिया गया है। हाँ, जो बताता है कि इंसान हजारों सालों से गति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गुफाओं में बनी पेंटिंग्स में जानवरों के 4 की जगह 8 पैर बनाए जाते थे ताकि दौड़ने का एहसास हो। बिल्कुल, और प्राचीन मिस्र के मंदिरों का उदाहरण तो और भी कमाल का है। खंभों पर एक ही देवी की तस्वीरों को थोड़ी थोड़ी बदली हुई मुद्राओं में बनाया गया था, ताकि जब कोई घुड़सवार तेजी से वहाँ से गुजरे तो उसे लगे कि देवी चल रही हैं। ये तो हजारों साल पहले का मोशन ग्राफिक्स है ना? फिर 19वीं सदी में ज़ोएट्रोप और फ्लिप बुक जैसे खिलौने आए, और फिर आए विंसर मैके, जिन्होंने इसे कला का रूप दिया। 1914 में उन्होंने गर्टी द डायनासोर बनाया। ये वही है ना जिसमें वो खुद स्टेज पर स्क्रीन के सामने खड़े होकर उससे बात करते थे? हाँ, और उसे सेब खिलाने का नाटक करते थे। ये पहली बार था जब दर्शकों ने एक एनिमेटेड किरदार से एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। यहीं से पर्सनैलिटी एनिमेशन का जन्म हुआ। और फिर आया डिज्नी का स्वर्ण युग। 1928 में स्टीम बोट विली, पहली बार साउंड का इस्तेमाल, जिसने एनिमेशन में जान डाल दी। उसके बाद 3 लिटिल पिग्स आई, जिसमें पहली बार 3 एक जैसे दिखने वाले किरदारों को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग एनिमेट किया गया। एक आलसी, एक थोड़ा संजीदा और एक बहुत मेहनती। और दर्शक उनसे जुड़ गए। और फिर सिर्फ 4 साल बाद 1937 में डिज्नी ने स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्स रिलीज की। दुनिया की पहली पूरी तरह से एनिमेटेड फीचर फिल्म। इसने तो सब कुछ बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ 5 मिनट के कार्टून के लिए नहीं है। ये एक गंभीर कला है जो दर्शकों को 1.5 घंटे तक बांधे रख सकती है। लेकिन फिर चीजें बदल गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टीवी आया और जल्दी और सस्ते में कंटेंट बनाने का दबाव बढ़ा। यूपीए जैसे स्टूडियोज आए जिन्होंने डिज्नी के यथार्थवाद से अलग, ज्यादा स्टाइलिश और लिमिटेड एनिमेशन पर जोर दिया, जो अपने आप में एक दिलचस्प स्टाइल था। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में गोल्डन एज का वो गहरा ज्ञान, वो वजन और परफॉर्मेंस वाली बात धीरे धीरे भुला दी गई। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना?
कि 1930 और 40 के दशक का वो ज्ञान आज के पिक्सार और ड्रीमवर्क्स के जमाने में कहाँ फिट होता है? क्या एक 3D एनिमेटर को सच में इससे कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। लेखक का जवाब है हाँ बिल्कुल, और शायद आज इसकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। उनका मानना है कि ये ज्ञान यूनिवर्सल है। माध्यम बदल सकता है। माध्यम बदल सकता है। आप हाथ से ड्रॉ करें, कठपुतली यूज करें या कंप्यूटर ग्राफिक्स, लेकिन एनिमेशन के मूल सिद्धांत हमेशा वही रहते हैं। वजन, टाइमिंग, गति और सबसे जरूरी सहानुभूति, ये चीजें कभी नहीं बदलती। वो आज भी उन्हीं पुराने सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। आपको ये जानना होगा कि जब कोई भारी चीज उठाता है तो उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, या जब कोई उदास होता है तो उसके चलने का अंदाज कैसे बदल जाता है। ये ज्ञान कंप्यूटर में नहीं है। ये कलाकार के दिमाग और दिल में होता है। बिल्कुल। और अब कंप्यूटर एनिमेशन के आने से इस पुराने ज्ञान में फिर से जान आ गई है। आज के एनिमेटर इस भूली हुई कला को फिर से खोज रहे हैं। जैसा कि एनिमेटर एमरी हॉकिंस ने कहा था, एनिमेशन में एकमात्र सीमा वो व्यक्ति है जो इसे कर रहा है। और ये किताब उन सीमाओं को तोड़ने में मदद करती है, चाहे कलाकार किसी भी माध्यम में काम कर रहा हो। तो कुल मिलाकर द एनिमेटर सर्वाइवल किट का ये पहला अध्याय एक नींव रखता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों करना है। हाँ, ये सिर्फ एनिमेटरों के लिए एक तकनीकी गाइड नहीं है, ये किसी भी कला में महारत हासिल करने के सफर की कहानी है। ये ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज, अपने से बड़े और अनुभवी गुरुओं के प्रति विनम्रता और अपने काम को लगातार बेहतर बनाने की जिद को दिखाती है। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि किसी भी कला में असली आजादी और रचनात्मकता तभी आती है जब कलाकार उसके नियमों और तकनीक पर पूरी तरह से पकड़ बना लेता है। हाँ, जब तकनीक आपकी आदत बन जाती है तभी आप उसे तोड़कर या उससे आगे बढ़कर कुछ सच में नया बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या हर रचनात्मक क्षेत्र में, चाहे वो लेखन हो, संगीत हो या कोडिंग, एक ऐसी सर्वाइवल किट की जरूरत होती है, उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों के संग्रह की जिन्हें सीखे बिना शायद असली प्रतिभा कभी पूरी तरह से खिल ही ना पाए? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।